हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं दुआ करता हूं कि अगर आप अच्छे नहीं हो तो बहुत जल्द अच्छे हो जाए। मेरा नाम योगेंद्र कुमार और मैं बात कर रहा हूं नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर से। आज जो हम आपको जो जिस टॉपिक पे बात होने वाली है वो है चैप्टर 20 का पार्ट 2। चैप्टर 20 के पार्ट 2 में हम कुछ क्रिटिकल टॉपिक्स पे बात करेंगे जो कि की अजप्शंस के पॉइंट्स के अराउंड होगा और की अजप्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे चेक करें, कैसे टेस्ट करें, उसके अराउंड होने वाला है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को। ये ऑलरेडी आपने समझ चुके थे बिजनेस क्या होता है और लॉस प्रॉफिट क्या होते हैं। ये मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको बताया है पहले पार्ट में। उसके बाद मैंने आपको कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स थे, जैसे आपका प्रोडक्ट क्या होगा, कौन लोग खरीदेंगे, कुछ इस तरह के जो क्रिटिकल अजप्शंस होती है बिजनेस में, आपने वो चीज़ें सीखी। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं उन क्रिटिकल पॉइंट्स को जो कि आपकी हेल्प करते हैं आपके स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए। ठीक है। पहला जो क्रिटिकल पॉइंट्स होता है वो होता है आइडेंटिफाई अजप्शंस। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बिजनेस की जो पहली अजप्शंस होती है क्या होती है आपके हिसाब से। हर बिजनेस की अजप्शंस, हर उस बच्चे की अजप्शंस जो ऑलरेडी अपना कोई व्यापार शुरू करना चाहता है, अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, उसकी जो फर्स्ट अजप्शंस होती है जो वो आइडेंटिफाई करता है वो होता है कि मेरे पास कस्टमर्स आएंगे। मेरे पास कस्टमर्स आएंगे जो मेरे से मेरा प्रोडक्ट, मेरी सर्विस या मेरा सॉल्यूशन परचेज करेगा और मैं पैसे कमाऊंगा। ये पहली अजप्शंस होती है जो हर एक उस बंदे के माइंड में आती है, हर उस बच्चे के माइंड में आती है, और जो ऑलरेडी कर रहे हैं या कर चुके हैं, बहुत अच्छे लेवल का बिजनेस कर रहे हैं और या कर चुके हैं ऑलरेडी, एक सेटल्ड लाइफ है उनकी, बहुत अच्छी लाइफ है उनके बिजनेस के अंदर। उन्होंने भी जब वो स्टार्ट किया होगा तो उन्होंने भी अपनी अजप्शंस को आइडेंटिफाई किया होगा कि मेरे पास कस्टमर्स आएंगे, मेरा प्रोडक्ट, मेरी सर्विसेज, मेरा सॉल्यूशंस यूज करेंगे। ठीक है। तो ये पहला क्रिटिकल पॉइंट्स होता है जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हो कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट है और मेरे प्रोडक्ट को खरीदने मेरे पास कस्टमर्स आएंगे। कस्टमर्स किस चैनल के थ्रू आएंगे ये इसमें क्लियर होना चाहिए आपको। किस चैनल के थ्रू आएंगे? क्या आप डिजिटल एजेंसीज को हायर करोगे अपने आप कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए, या आप खुद का ही कोई डिजिटल चैनल क्रिएट करोगे, बनाओगे, जहाँ पे आप खुद अपने प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विसेज का प्रमोशन करोगे, जहाँ से आप कस्टमर्स एक्वायर करोगे, या आप किसी थर्ड पार्टी को कस्टमर एक्वायर करने का काम दोगे। ये सारी अजप्शंस जो होती है जब आप स्टार्टअप शुरू करते हो, इसको शुरू में बहुत ज़्यादा क्लियर करना होता है, आपको बिल्कुल क्लियर करना होता है। ठीक है। तो अब मैं कुछ एग्जांपल के साथ समझाता हूं आपको कि कंपनियों की जो अजप्शंस होती है वो क्या होती है और कैसे वो उसको फुलफिल करते हैं। पहला मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फेसबुक। फेसबुक अगर मैं बात करूं तो दुनिया का सबसे बड़ा फैन फेस्ट, अगर मैं बात करूं, सोशल नेटवर्क है, एक सोशल एप्लीकेशन है फेसबुक। और ये जो काम करता है ये काम करता है फैन फेस्ट के ऊपर, यानी कि जितने भी फ्रेंड्स का समूह है वो सबसे ज़्यादा आपको फेसबुक पे मिलेगा। फेसबुक की अजप्शंस क्या है? उसकी अजप्शंस है कि मेरे पास लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, और जिन पे मैं अपनी कुछ प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कराऊंगा। अपने जो मेरे पास एडवर्टाइजिंग कराना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत करोड़ों लोग मेरे इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। उन करोड़ों लोगों को मैं कोई ऐड दिखाऊंगा और वहाँ से लोगों को बिजनेस कराऊंगा, वहाँ से लोगों को कस्टमर्स दूंगा अच्छे अच्छे, और वहाँ से लोग अपना अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे। तो ये अजप्शंस फेसबुक की है। अब अगर मैं बात करूँ, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ओयो होटल। आप में से बहुत लोगों ने यूज़ किया होगा, बहुत लोगों ने ओयो यूज़ किया होगा। तो ओयो की अजप्शंस क्या थी?
ओयो की असर थी कि भाई जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं, जो लोग जिनका बजट उतना बहुत ज़्यादा नहीं होता होटल्स में ठहरने के लिए, उसने उनको सर्विस दी कि भाई आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, बाइक पार्किंग का इशू होता है, गाड़ी खड़ी करने का इशू होता है, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे पास आए और सस्ते और अच्छे होटल्स रूम्स हमने अवेलेबल कराए, आप उसमें रहे। जिसके बदले उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि उस रूम का 1,500 रुपये कस्टमर्स मुझको दे। ये अजप्शंस ओयो की है। एक सब्जी बेचने वाला है, एक छोटा सा व्यापारी है जिसका अपना सब्जी का व्यापार है, उसकी अजप्शंस क्या है कि भाई मेरे पास दिन के 10, 20, 30, 40, 50 कस्टमर्स आए जिससे मेरी रोजी रोटी चले। तो ये जो अजप्शंस होती है ना, इनको आपको चेक करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि आप किस अजप्शंस के आधार पर अपना बिजनेस कर रहे हो। आपके बिजनेस का जो मेन फाउंडेशन है, जो मेन आधार है, वो किस अजप्शंस के आधार पे कर रहे हो आप। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर करनी है अपनी अजप्शंस, अपनी उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको क्लियर करना है। चाहे वो आप प्राइमरी रिसर्च के थ्रू कराओ या आप किसी एजेंसी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे के करा सकते हो कि भाई मार्केट में मुझको बताओ कि जो मेरी अजप्शंस है, जो मेरा मेन जिसके ऊपर पूरा का पूरा बिजनेस खड़ा होने वाला है, वो सही है या गलत है। तो वो भी सर्वे करके आपको बता देते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, वो है टेस्ट अजप्शंस। टेस्ट अजप्शंस क्या होती है? आपने जितनी भी अजप्शंस लगाई हुई है, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, वो आपको पता है, दूसरे बंदे को कुछ नहीं पता आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप किस तरीके से प्लान कर रहे हो अपने बिजनेस को, किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप आप रोड मैप तैयार कर रहे हो अपने कंप्लीटली बिजनेस का। तो ये चीज़ें आपको पता होती है, दूसरे बंदे को पता नहीं होती। तो इसको आप हर एक अजप्शन को आपको टेस्ट करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप नॉर्मली कि भाई एक होता है ना कि एक अपने मन से ही कुछ बना लिया और कहीं पे जाके टेस्ट नहीं किया उस चीज़ को, कहीं पे जाके उसके बारे में बात नहीं की, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो चीज़ें आप तक ही सीमित रह जाए और लोगों को पता ही ना लगे। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। हो सकता है आपके मन में कुछ करने का ख्याल आया हो, तो आप लोगों से जाके बताते हो ना, भाई मैं ये बिजनेस मेरे मन में आया है, मैं ये बिजनेस करने वाला हूँ और इस तरीके से करने वाला हूँ। तो वो लोग हो सकता है आपको कुछ सलाह दे। तो एक कहावत है कि भाई सुनो सबकी, करो अपने मन की, क्योंकि आपके माइंड में वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप टेस्टिंग पर्पस के लिए गए हो। वहाँ पे उनके कहने से कुछ बड़ा चेंजेस या कुछ ऐसी चीज़ें मत कर देना जो आपको लॉस में लेके जाए, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ आपकी अजप्शंस के बेस पे होने वाला है, आपके माइंडसेट के हिसाब से होने वाला है, और जैसा आप चाहते हो वैसा ही होने वाला है ना। दूसरों के कहने से उस बिजनेस आइडिया को बेकार मत कर देना, या दूसरे की सलाह से उसमें कुछ ज़्यादा करेक्शन मत कर देना। करेक्शन उतने ही करना जो ज़रूरी हो और जो कस्टमर्स की किसी नीड को, किसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो, उससे ही रिलेटेड चीज़ों को छेड़ना है। क्योंकि देखो, एटलीस्ट मैं बताता हूँ, आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने ही पैसा लगाया और आप ही पैसा कमा रहे हो। बिजनेस में आप पैसा कब कमाओगे? यहाँ पे सारा का सारा काम जो होता है ना, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करती है कस्टमर के ऊपर, कस्टमर को वैल्यू देने में, कस्टमर को सर्विस देने में। क्योंकि पैसा जो देता है वो कस्टमर्स देता है, पैसा आपको कोई और नहीं देता, कस्टमर्स ही आपको पैसा देता है। तो आपको अजप्शंस को जो टेस्ट करना है वो एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट टेस्ट करना है कि आपका जो कस्टमर्स होगा, क्या वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो कर रहा है, आपकी सर्विसेज में इंटरेस्ट शो कर रहा है, क्या उसको चीज़ें अच्छी लग रही है। तो जो आप अजप्शन टेस्ट कर रहे हो वो कस्टमर के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, अपने हिसाब से या अपने मन से आप कुछ भी ऐसी चीज़ों को मत करना गलती से भी कि विदाउट टेस्टिंग के आप वहाँ पे कूद जाओ। थोड़ा सा और समझ लो इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। कुछ सपोज मान लो, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ कि आप अजप्शन को जब टेस्टिंग करते हो ना, तो टेस्टिंग के टाइम आपको बहुत सारी चीज़ों का ऐसा पता लगता है जो कि आपको पता ही नहीं था। जब आप मार्केट में उतरते हो और अपनी अजप्शन को टेस्ट करते हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हो सकता है आपकी धारणा में वो सही हो, लेकिन कस्टमर्स की नज़रिए से वो गलत हो। तो कस्टमर का नज़रिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है।
तो ये दूसरा पॉइंट था जिसमें आपको टेस्टिंग करनी है एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, कि भाई कस्टमर जो पैसा देगा वो कुछ ना कुछ वैल्यू तो आपसे लेगा ही लेगा, और वो वैल्यू फुलफिल भी होनी चाहिए अगर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस चलाना है, बड़े लेवल का बिजनेस करना है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया एजम्पशंस, आपने टेस्टिंग कर ली, आपको सब कुछ पॉजिटिव मिला, सब कुछ अच्छा खासा है, अब आपको रैंक करना है। रैंक क्या होता है कि भाई जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है उसको पहले नंबर पे रखना है। मान लो आपके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंजेस है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कस्टमर को एक्वायर करना, कि मैं कस्टमर कहाँ से लाऊं। तो कस्टमर लाने का अगर कोई सरल, कोई अच्छा तरीका आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं। उससे के बाद हो सकता है कॉस्टिंग का कोई इशू हो कि यार बहुत महंगा आता है या बहुत दूर से आता है या बहुत टाइम से, मतलब रैंक करना है अजम्पशंस को कि भाई जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल हो वो सबसे पहले ऊपर रख लो, सबसे ऊपर टॉप पॉइंट पे, और फिर उसके बाद उसको 1 2 3 ऐसे रैंक कर दो आप कि जो सबसे ज़्यादा मुश्किल हो। और सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होता है वो कस्टमर्स को एक्वायर करना होता है, कस्टमर्स को लाना होता है, अपने बारे में कस्टमर्स को बताना, उनको समझाना, उनको नर्चर करना, फिर अपने प्रोडक्ट के लिए उनको बोलना कि भाई मेरा प्रोडक्ट आप एक बार यूज़ करो और अगर अच्छा लगे तो आप दूसरी बार यूज़ करना, तीसरी बार यूज़ करना, हमेशा यूज़ करना। तो जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स होता है कस्टमर्स को एक्वायर करना, उसको अगर वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो कोई और होगा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको रैंक 1 पे, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, उस तरीके से रैंक कर देना। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हमें सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ पे रखना है, आपको सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ पे रखना है ये आपको पता होना चाहिए। तो अपनी सारी एजम्पशन को आप रैंक कर दो, क्योंकि बिजनेस जो चलता है ना वो मल्टीपल स्किल से चलता है, वो इंडिविजुअल या सिंगल स्किल से कभी नहीं चलता। आपको अगर बिजनेसमैन बनना है, एक स्टार्टअप को सफल बनाना है, तो डेफिनेटली आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से करना होगा, अदरवाइज आप किसी भी चीज़ में जाके फेल हो सकते हो सकता है आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन कर लिया, प्रोडक्ट बना लिया, सब कुछ खर्चा कर दिया और आप कस्टमर ही एक्वायर नहीं कर पाए, है ना, या आप मार्केटिंग अच्छी नहीं कर पाए, या आपकी जो सेल्स करने वाली जो टीम्स थी, या आप खुद भी मार्केट में सेल्स करने के लिए गए, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, आप ज़्यादा अच्छे से समझा नहीं पाते अपने प्रोडक्ट को। तो मल्टीपल स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए अगर आपको एक सफल बिजनेसमैन बनना है। क्योंकि एक बारी ये चीज़ें सीखने में तो आपको थोड़ा सा जोर लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन अगर आपके दिमाग में, आपके अंदर ये चीज़ें घुस गई तो ये आपकी आदत बन जाएगी और ये रूटीन में आ जाएगी। फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे और किसी तरह का कोई डर आपके अंदर नहीं होगा, किसी तरह का कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जिसको आप नहीं जानते हो। आपसे किसी टॉपिक पे भी कोई बंदा बात करे, आप आराम से बात करोगे, आप कोका के बारे में कोई बात करे, या कोई आपसे मार्केटिंग के बारे में बात करें, या आपसे कोई कंटेंट के बारे में बात करें, या आपसे आइडल मार्केट के बारे में बात करें, है ना, या आपसे कोई टैम के बारे में बात करें, तो ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपको होगी। जब सभी चीज़ों की क्लैरिटी आपको होगी तो डेफिनेटली आप आसानी से सबके जवाब दोगे, और जब आसानी से सब चीज़ों के जवाब दोगे तो सामने वाला बंदा आपसे वैसे ही इम्प्रेस हो जाता है, वो समझ जाता है कि बंदे के अंदर दम है, ये बंदा हवाई बात नहीं करता, ये बंदा जेन्युइन बात करता है, सही बात करता है। ठीक है, तो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। नंबर 1 आइडेंटिफाई अजम्पशंस, उसके बाद टेस्टिंग अजम्पशन, और उसके बाद द रैंक अजम्पशंस। जो भी जिस अजम्पशंस के आधार पे आप बिजनेस करना चाहते हो, उन अजम्पशंस को आपको आइडेंटिफाई करना है, क्लियर करना है बिल्कुल, है ना, टेस्टिंग करना है और फिर उनको रैंकिंग करना है। ये आपके लिए बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स है। एवरी बिजनेस हैज सर्टेन अजम्पशंस दैट कस्टमर विल कम टू विद दैट। हर एक बिजनेस किसी ना किसी अजम्पशंस पे टिका होता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी बिजनेस हो, वो किसी ना किसी अजम्पशन पे टिका हुआ होता है। और दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग। कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं ऑलरेडी जिनको फॉलो आप कर सकते हो, या जिन पॉइंट्सों को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनको भी समझ लेते हैं एक बारी। इवेल्युएट की अजम्पशंस फॉर योर बिजनेस। ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे जो ऑलरेडी फॉलो करने के लिए मैंने लिखा हुआ था वहाँ पे, तो यहाँ पे जब आप अपने अजम्पशंस को इवेल्युएट करते हो,
है ना। इवेल्युएट करते हो मतलब समझते हो उसको, डीपली मेजर करते हो चीज़ों को। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप इवेल्युएट की एजम्पशन फॉर योर बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए आप कैसे इवेल्युएट कर सकते हो, किन पॉइंट्सों को आपको ध्यान में रखना है। नंबर 1 आपको ध्यान रखना है कस्टमर सेगमेंट। आपका प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं है ये मुझे नहीं पता, है ना, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि भाई मैं किस सेगमेंट का बनता हूँ, मेरा जो बायर पर्सोना है, मेरे जो कस्टमर की पर्सनैलिटी है वो किस तरह की है। मैं इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको। अगर मान लो यामा कंपनी है, यामा, या फिर मैं मान लेता हूँ, चलो यामा मान लेता हूँ। यामा कंपनी का जो वीपी होगा या जो उसका एमडी होगा या उनके जो टॉप मैनेजमेंट के जो बंदे होंगे वो किस होटल में रुकना पसंद करेंगे। हमारे पास दो होटल्स है, जैसे एक ओयो मान लो जो मिडिल क्लास के लिए, और एक ताज मान लो जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है, यानी कि वहाँ छोटा मोटा बंदा नहीं जाता, वहाँ पर रईस आदमी जाते हैं। तो मार्केट सेगमेंट दोनों का अलग अलग है। ओयो का बिल्कुल अलग है और ताज का अलग है। ओयो का किन के लिए है? ओयो का मिडिल क्लास के लिए है, जो लोग डेली ट्रैवलिंग्स वाले हैं, डे नाइट का काम रहता है, उनको पता नहीं होता कि भाई कहाँ पे जाके रुकूंगा मैं। अब ताज हर जगह तो नहीं बना सकते, ताज होटल वाले की जो फ्रेंचाइजी है वो हर जगह, हर छोटे मोटे कस्बों में तो नहीं बना सकता। उसके लिए तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे वो है वो वहीं पे जाना पड़ेगा आपको। तो वो जो देता है वो रिचेस्ट आदमी को सर्विस देता है, और ओयो जो देता है वो मिडिल क्लास को देता है। ठीक है, तो कस्टमर सेगमेंट, आपका जो सेगमेंट कस्टमर्स है, जिस सेगमेंटेशन में आपका कस्टमर्स है उसको भी समझना आपको जरूरी है कि आप किस तरह के कस्टमर्स के लिए अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो। आप लोअर कैटेगरी के बंदों को टारगेट कर रहे हो, या मिडिल क्लास के कर रहे हो, या टॉप क्लास के कर रहे हो, या फिर रैंक वाइज, जैसे एक होता है कि भाई डायमंड रैंक के बंदे ही मुझको चाहिए, या उससे हाई फाई क्लास के बंदे ही मेरा प्रोडक्ट परचेज करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा जो कस्टमर सेगमेंट है वो इस कैटेगरी के लिए है। ठीक है, ये क्लैरिटी आपको होना चाहिए। जैसे ओयो को ये क्लैरिटी है कि उसका जो बंदा है, जो उसका कस्टमर्स है, वो सिर्फ मिडिल क्लास लोग हैं, हाई फाई लोग उसमें आएंगे नहीं, है ना। किसी कंपनी का मालिक ओयो में नहीं रुकेगा, एटलीस्ट छोटी कंपनी का स्टार्टअप होगा, कोई छोटा स्टार्टअप होगा तो उसमें रुक सकता है। और अगर ओयो ने कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाए हुए होंगे जो सेगमेंट के हिसाब से होंगे कि भाई अगर कोई बड़े लेवल का बंदा आता है तो उसके लिए वीआईपी रूम्स है, या उसके लिए अलग तरह का होटल्स है जो उसने बनाए होंगे, तो वो एक अलग चीज़ होगी। ठीक है, तो आपको कस्टमर्स को समझना है, उस अपने कस्टमर्स के सेगमेंट को समझना है। दूसरा पॉइंट है वैल्यू प्रपोजिशन। वैल्यू प्रपोजिशन क्या होता है, मैंने इसी अपने टॉपिक में आपको एक चैप्टर में आपको QVP बताया था, क्वांटिफाइबल वैल्यू प्रपोजिशन। यानी कि जब आपका प्रोडक्ट कोई कस्टमर्स खरीदता है, आपकी सर्विसेज खरीदता है, या आपका सोल्यूशन खरीदता है, तो वो बंदा क्या देखता है, वो बंदा देखता है उसका फायदा, उसका बेनिफिट्स। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट अगर आप भी हो या मैं भी हूँ, जब हम कहीं कुछ खरीदने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमारा क्या फायदा। अगर हमें सपोज एक फ़ोन है जो 8,000 रुपये की कीमत का है, और सारे फंक्शन और सारे फीचर से लैस है, दो कंपनी के अलग अलग फ़ोन को रख लेते हैं। एक कंपनी आपको सेम फंक्शन, सेम फीचर, सेम चीज़ें 2,000 रुपये सस्ता दे रही है, यानी कि 6,000 रुपये। तो आप किधर जाओगे? जहाँ पे आपके 2,000 रुपये सेव हो रहे हो। ठीक है, क्योंकि सब कुछ सेम है, ना उसकी क्वालिटीज़ में कुछ इशू, ना उसके फंक्शंस में कोई इशू, ना उसके ऑपरेशंस में कोई इशू, ना उसकी टेक्नोलॉजी में कोई इशू, सब कुछ सेम है। और 2,000 रुपये सस्ता भी है, हो सकता है उस पर कोई ऑफर चल रहा हो या वो कूपन दे रहा हो, तो आप वहाँ जाते हो जहाँ पे आपका ज़्यादा फायदा होता है। सेम बिजनेस में भी कस्टमर्स उसी बंदे के पास ज़्यादा आते हैं जो कस्टमर्स को कुछ वैल्यू देता हो, जो कस्टमर्स के लिए कुछ ऐसी वैल्यू प्रपोजिशन क्रिएट करके रखता हो जिसको उसको चाहिए, उसको नीड है, वो उसके बिना नहीं रह सकता। ठीक है, तो वैल्यू प्रपोजिशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि एटलीस्ट बिजनेस के लिए अगर कोई बंदा पैसा देने वाला होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर होता है और कोई नहीं होता। तो यहाँ पे कस्टमर्स के लिए बिजनेस कर रहे हो आप बिजनेस किसके लिए कर रहे हो?
आप बिजनेस कस्टमर्स की सेवा करने के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं। आपकी सेवा तो ऑटोमेटिकली कस्टमर कर लेंगे अगर वो खुश होगा। अगर वो खुश है तो आप खुश हो, और अगर वो खुश नहीं है तो आप खुश रह ही नहीं सकते। तो बिजनेस में जो भी कुछ किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स के लिए किया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप क्या वैल्यू प्रोपोजिशन उनको दे रहे हो, क्या वैल्यू दे रहे हो, और जो वैल्यू दे रहे हो क्या उसे किसी मैट्रिक्स के द्वारा समझा रहे हो कि भाई ये इतना फायदा मैं आपको दे रहा हूँ। ये भी आपके लिए जरूरी है, ठीक है। और अब चलते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, रीच आउट टू योर कस्टमर्स, कि भाई आपका जो कस्टमर्स है वो कैसे पता लगेगा उसको कि आप कहाँ हो। आजकल बहुत सारे व्यापारी लोग हैं भाई, अगर मैं बात करूं तो देश में करोड़ों, छोटे बड़े सब मिला के करोड़ों लोग व्यापार कर रहे हैं। उसमें आपकी पहचान का है, क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी है, बहुत बड़ा कंपटीशन है मार्केट में। तो कंपटीशन में आप कहाँ पे हो, जहाँ पे कस्टमर्स आपको रीच आउट कर सके, वो आपको जान सके आपके बारे में, है ना। वो आपको जान जाए, आपके बारे में समझ जाए, उसको आपका कंटेंट, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपकी चीज़ें अच्छी लग जाए, वो दूर से भी परचेज कर लेगा, वो भले ही कहीं भी रहने वाला हो, लेकिन उसको वैल्यू दिखनी चाहिए, ठीक है। वो सर्च कहाँ पे करेगा, तो आपकी भी एक ठिकाना होना चाहिए कि भाई मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ से मैं ये सारा कुछ कंट्रोल करता हूँ। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मेंटेनेंस कॉस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि मेंटेन कॉस्ट स्ट्रक्चर। मैंने इस टॉपिक पे आपको पहले भी कुछ क्रिटिकल चीज़ें बताई है, जैसे बिजनेस इक्वल टू, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू लॉस और प्रॉफिट, यही होता है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि भाई इनको भी रैंकिंग करनी है, इनको भी स्टेप बाय स्टेप आपको रखना है, आपको मेंटेन करना है अपनी कॉस्ट के स्ट्रक्चर को। क्योंकि देखो ध्यान रखना, अगर आपकी कॉस्ट रेवेन्यू से ज़्यादा हो तो आप लॉस में चले जाओगे, गड्ढे में चले जाओगे। अगर आपकी का रेवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा हुआ, यानी कि जो कॉस्ट लग रही है उससे ज़्यादा रेवेन्यू हुआ, तो आप प्रॉफिट में रहोगे। तो आपको ये भी मेंटेन करना है। कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉस्टिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी पूरा का पूरा चैप्टर आपको दिया हुआ है। तो जब भी आप कॉस्टिंग निकालो तो बहुत सोच समझ के निकालना, क्योंकि उसमें ग्रॉस प्रॉफिट आपका होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। सारे कोई भी कॉस्ट आपकी बचनी नहीं चाहिए। अगर कोई कॉस्ट गलती से आपने छोड़ दी और बाद में आपको पता लगा तो आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेंटेन करना है अपने पूरे के पूरे कॉस्ट स्ट्रक्चर को। हमेशा कोशिश करना कि रेवेन्यू कॉस्टिंग से ज़्यादा ही रहे। तो आज के लिए इतना ही। आज आपने चैप्टर 20 का पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझा, जिसमें हमने आपको समझाया की अजम्पशंस और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जब आप की अजम्पशंस लेते हो, किसी बिजनेस का आधार सेट करते हो, तो उसमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और किन किन पॉइंट्सों का आपको ध्यान रखना होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हैप्पी होली आप सभी को, आपके परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जो होगा चैप्टर 21 का पार्ट 1। थैंक यू सो मच।